नमस्कार दोस्तों, आज एक नए सेट के साथ आप सभी लोगों के बीच में फिर से आया हूं और इसी कामना के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि इस प्रैक्टिस सीरीज से आपका जो यूपी कांस्टेबल का सपना है बनने का वह साकार होगा। और इस प्रैक्टिस सीरीज को आप यदि पेपर तक लेते रहे तो आप यकीन मानिए आप इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे और जीएस और स्टैटिक जीके में कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। तो आज यह यूपी कांस्टेबल का सेकंड सेट है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ 40 से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, ठीक है, जो आपके कांस्टेबल पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न क्या होगा। पहला प्रश्न है आज का, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो वो किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक में है, गुजरात में है, असम में है या उड़ीसा में है। तो बांदीपुर बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपके स्थित है कर्नाटक में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। और यदि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है और यह नीलगिरी बायोस्फीयर का भी हिस्सा है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को देखें तो ये पूरा का पूरा कर्नाटक में नहीं पड़ता, इसकी सीमाएं कर्नाटक के साथ साथ केरल और तमिलनाडु के साथ भी लगती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य एवं केंद्र शासित राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर में है, पंजाब में है, चंडीगढ़ में है या उत्तराखंड में है। तो किश्तवाड़ एक जिला भी है किश्तवाड़ नाम से जम्मू कश्मीर में, तो एक किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह हिम तेंदुआ के लिए संरक्षित किया गया है। किसके लिए? हिम तेंदुआ के लिए संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो हिम तेंदुओं के लिए संरक्षित किया गया है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। तो आपसे पूछा गया है कि वनों से संबंधित कोई मूवमेंट हुआ था जिसमें आम जनमानस ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, वह आंदोलन कौन सा था। तो आपके ऑप्शन है वन महोत्सव, भारत छोड़ो आंदोलन, हरित क्रांति या चिपको आंदोलन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन में ही आम जनमानस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो यह आंदोलन आपका कहाँ घटित हुआ था इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यह आंदोलन आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है और उत्तराखंड राज्य में पेड़ों की कटाई के विरोध में वहां के किसानों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने, चंडी प्रसाद भट्ट ने और श्रीमती गौरा देवी ने। सबसे प्रमुख है सुंदरलाल बहुगुणा, इनके नेतृत्व में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था और इनका साथ दिया था आपके कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने, चंडी प्रसाद भट्ट ने और श्रीमती गौरा देवी ने। अगला प्रश्न है, भारत में एआई के नेतृत्व वाले नवाचार में तेजी के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने मार्च 2021 में एआई गेम चेंजर कार्यक्रम की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस कार्यक्रम के लिए भागीदार है। इस कार्यक्रम की शुरुआत नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर की थी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट ने एआई गेम चेंजर्स नामक कार्यक्रम की घोषणा की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐप स्टोर डेवलप किया गया है जिसमें उनके विभागों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो ऐप होते हैं वो आपको
मिल जाएंगे और उन ऐपों की संख्या हो जाएगी आपकी 965। तो ऐसे 965 ऐप वहाँ पे मिलेंगे जो भारत सरकार के कामकाजों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा मोबाइल सेवा सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है आपका, अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों हो जाता है? आपके ऑप्शन है, कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक घटने से तेजी से खाना पकने में मदद मिलती है। अगला ऑप्शन है आपका, कुकर के अंदर पानी का कम क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। अगला ऑप्शन है, कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम होता है। और आपका लास्ट ऑप्शन है, क्वथनांक में कोई बदलाव नहीं होता लेकिन कुकर के अंदर उच्च भाप के कारण खाना पकाने में सहूलियत प्रदान होती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कुकर के अंदर जब भी आप खाना बनाएंगे तो उसमें उच्च दबाव होगा, उच्च दबाव के साथ साथ अधिक क्वथनांक भी होगा जिससे खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या पायरोमीटर। बात की जाए पायरोमीटर, तो पायरोमीटर से उच्च तापमानों को नापा जाता है। जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं उनको नापा जाएगा पायरोमीटर के द्वारा। और यदि बात करें हम हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं आपेक्षिक घनत्व को। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा हम आपेक्षित घनत्व को मापते हैं, आपेक्षित घनत्व। और यदि बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं वायुमंडलीय दाब को। तो आपका इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा हम वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे हम व्यक्तिगत नीति सिद्धांत के नाम से जानते हैं? तो इसमें बोला गया है कि व्यक्तिगत सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके द्वारा व्यक्तिगत का सिद्धांत चालू किया गया था, चलाया गया था? तो आपके ऑप्शन है कर्जन के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, माउंटबेटन के द्वारा या हेस्टिंग के द्वारा। तो व्यक्तिगत सिद्धांत को चलाने वाले व्यक्ति थे आपके डलहौजी, और व्यक्तिगत सिद्धांत को ही हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं और इसी को हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि हड़प नीति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है डलहौजी को, व्यक्तिगत सिद्धांत का जनक डलहौजी को, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का फादर किसे कहा जाएगा, वो भी आपके डलहौजी ही होंगे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यह आपका करंट का सवाल था जब ये पेपर हुआ था, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? अगला प्रश्न है आपका, 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आपसे पूछा गया है कि जो इसरो के द्वारा गगनयान मिशन लॉन्च किया जाना है, उसके लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो आपके ऑप्शन हैं रूस के साथ, फ्रांस के साथ, जापान के साथ या चीन के साथ। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के साथ इसरो ने कॉन्ट्रैक्ट किया है गगनयान मिशन के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत यूएसए तथा चीन के बाद अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाला चौथा देश भी बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह किस रंग का दिखाई देगा? आपके ऑप्शन है काले रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का या लाल रंग का।
ऐसा आप करके भी देख सकते हैं। किसी पेड़ के एक पत्ते को लीजिए और लाल रोशनी में उसे देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको सदैव काला नजर आएगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यदि हम बात करें कि ऐसा होता क्यों है, तो लाल प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है और यह आपके हरे पृष्ठ पर या हरे पत्ते पर गिरती है, तो उस पत्ते के द्वारा लाल रंग को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लिया जाता है, इसीलिए वस्तु या पत्ता आपका काला नजर आता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊष्मा प्राप्त होती है? तो ये सबको पता होगा कि पृथ्वी का जो मेन सोर्स है एनर्जी का वह है आपका सूरज ही है। ठीक है, और सूरज से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है या ऊर्जा आती है वह विकिरण माध्यम से आती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है पृथ्वी को वो विकिरण के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया? तो भारत ने अपना पहला प्रयोगात्मक जो उपग्रह है जिसका नाम आर्यभट्ट था वह रूस की मदद से सन 1975 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी मदद से लॉन्च किया था, तो आपको याद रखना है रूस की मदद से। और पहला उपग्रह भारत का कौन सा था वो भी आपको याद रखना है, इसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, दांडी मार्च जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? और यदि हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। और यदि सबने अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह 1930 में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सबने अवज्ञा आंदोलन दांडी सत्याग्रह के फलस्वरूप ही स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है आइसक्रीम का पिघलना, केक का बनना, पानी का भाप में परिवर्तन या बिजली के बल्ब का जलना। तो आपको बताना है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। यदि हम आइसक्रीम के पिघलने की बात करें तो ये भौतिक परिवर्तनों में से होगा। पानी का भाप में परिवर्तन ये भी भौतिक परिवर्तन होगा और बिजली के बल्ब का जलना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन होगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केक का बनना आपका रासायनिक परिवर्तनों का उदाहरण हो जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, जो भी ये आंसर की आई थी आयोग की तरफ से तो उन्होंने इसी को आपका रासायनिक परिवर्तनों के दायरे में रखा था। बाकी इन तीनों को उन्होंने सही आंसर के रूप में नहीं लिया था। तो आपका राइट ऑप्शन इस प्रश्न का अकॉर्डिंग टू आंसर की आयोग की तरफ से केक बनाना ही रासायनिक परिवर्तनों में माना गया है। ठीक है, करंट से संबंधित था तो इसको डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। यदि हम क्वाड की बात करें तो क्वाड के 4 सदस्य हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, पहला अपना भारत है, दूसरा यूएसए अमेरिका जिसे हम बोलते हैं, आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया। 4 मेंबर हैं आपके क्वाड के। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चारों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है? तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना और HAL के द्वारा संयुक्त रूप से किस लड़ाकू विमान को डेवलप किया गया है? तो आपका ऑप्शन है MiG-29, मिराज 2000, Su-30 MKI और MiG-27। यदि बात की जाए भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों ने मिलकर सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान को डेवलप किया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और एसिटिक एसिड।
तो आपसे बोला गया है कि जो प्रोटीन है इसके छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हजारों छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसे हम एमिनो एसिड कहते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यह प्रश्न भी आपका करंट से रिलेटेड है। तो यह उस समय का करंट अफेयर है जब ये पेपर कंडक्ट कराया गया था, ठीक है, उससे पहले का ही करंट अफेयर है ये। तो इसको हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो हाँ, सिपाही विद्रोह के नाम से तो जाना जाता है। दूसरा आपका, यह जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले से शुरू हुआ था। तो यह जम्मू कश्मीर से नहीं, मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन कहाँ गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है आपका, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। तो ये भी ठीक है। आपका यह जो विद्रोह था दिल्ली, आगरा और कानपुर जैसे क्षेत्रों में फैला था और साथ ही साथ यह झांसी और ग्वालियर तक भी यह फैल चुका था, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ए एंड सी सही किंतु बी गलत है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, तो इसे भी हम स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में कैद किया गया था। आपके ऑप्शन है फैजाबाद में, मद्रास में, पटना में या वाराणसी में। यदि हम काकोरी मामले की बात करें तो यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी, जिसमें 10 लोगों ने ट्रेन में रखे हुए खजाने को लूट लिया था, जिनमें 4 नाम आपके प्रमुख थे। एक था आपका अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा आपके थे रोशन सिंह। तो इस मामले में इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और इन व्यक्तियों को 1927 में फांसी भी दे दी गई थी। तो अशफाक उल्लाह खां को आपका रखा गया था फैजाबाद जेल में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। आपके ऑप्शन है 1921 में, 1926 में, 1956 में या 1761 में। तो यदि हम बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था और यह युद्ध आपका बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। तो बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई को जीत लिया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 1526। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपके ऑप्शन है, यह मूल रूप से रेतीली मिट्टी है, यह नमी की मात्रा को बराबर रखती है, यह रंग में हल्की होती है। तो आपको बताना है मरुस्थलीय मिट्टी के गुण कौन से होते हैं और नीचे लिखा है इनमें से एक से अधिक सही है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन है उसमें लिखा गया है एक से अधिक उत्तर सही हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा उत्तर आपका सही होगा इन चारों में से। तो जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है वह नमी की मात्रा को बरकरार रखती है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, पेमा यांगत्से मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है या सिक्किम में है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। पेमा यांगत्से जो मठ है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और यह मठ आपका संबंधित है निगमा बौद्धों से, ठीक है। तो निगमा बौद्धों से संबंधित है पेमा यांगत्से मठ। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखा जाए, कुतुब उद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है लोधी वंश की, तुगलक वंश की, गुलाम वंश की या खिलजी वंश की। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच
सरहदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी? आपके ऑप्शन है पाक स्ट्रेट लाइन, रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन या मैकमोहन लाइन। यदि हम बात करें मैकमोहन लाइन की, तो मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में स्थित है। डूरंड लाइन की बात करें तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। और यदि हम रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो यही है आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का निर्धारण करने वाली रेखा है रेड क्लिफ लाइन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 2018 में भारत के किस सशस्त्र बल ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेड वॉच नामक एक अभियान मोबाइल स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया था? आपके ऑप्शन है भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल या भारतीय वायुसेना। तो मेड वॉच नामक जो अभियान मोबाइल स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया था वह आपके भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है। और यदि हम देखें कि शरीर में इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है तो ये आपकी अग्न्याशय की बीटा सेल्स जो होती हैं उसमें से स्रावित होती हैं। और यदि शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको हम शुगर के नाम से जानते हैं। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि शरीर में इंसुलिन का स्राव जो है अच्छी तरीके से होता रहे। अगला प्रश्न है आपका रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? तो आपके ऑप्शन है शिवराव से, दामोदर राव से, बाजीराव से या गंगाधर राव से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। रानी लक्ष्मीबाई की शादी गंगाधर राव से हुई थी, जो कि झांसी के एक राजा थे। और यदि हम रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम के बारे में बात करें तो इनके बचपन का नाम मनु था। और इन्होंने 1857 की क्रांति में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और अपने प्राणों की आहुति 1857 की क्रांति में दे दी थी। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था? आपके ऑप्शन है आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल या अग्नि। तो पृथ्वी भारत की पहली मिसाइल है जिसे वर्ष 1998 में विकसित किया गया था। और यह जमीन से जमीन पर वार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन के नाम की पहचान करें जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें गगनयान, आकाशयान, चंद्रयान या अंतरिक्ष यान। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गगनयान। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, इसे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसको छोड़कर। अगला प्रश्न है आपका गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? आपका ऑप्शन है कोल्हापुर से, नासिक से, सांगली से या सोलापुर से। तो ये तो आपको याद रखना होगा कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक से इसका उद्गम होता है। तो आपको टिक करना है नासिक पर। अगला प्रश्न देखें ईमेल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है TELNET, SMTP, SMTP और POP, TELNET और FTP। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी SMTP और POP। यदि हम SMTP के फुल फॉर्म की बात करें तो यह होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और POP की बात करें तो यह होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और आपका इसे देखें सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह दोनों प्रोटोकॉल्स आपके हैं ईमेल से संबंधित। तो आपका राइट ऑप्शन भी होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका SMTP। देखो अभी इसकी SMTP की बात हुई थी,
तो SMTP का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो ये क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कहाँ पे है भैया, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बी पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। तो आप लोगों को पता होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 और 0 का प्रयोग किया जाता है। तो जहां पे भी आपको 1 और 0 दिखे वही आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी में 1 और 0 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं आता। तो किसमें 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं है, तो आपके ऑप्शन सी में 1 और 0 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो यही आपका बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल में डेटा का डिफॉल्ट संरेखण अलाइनमेंट है। आपके ऑप्शन है टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड एंड नंबर राइट अलाइंड। दूसरा ऑप्शन है आपका टेक्स्ट राइट अलाइंड नंबर लेफ्ट अलाइंड। अगला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट और नंबर दोनों लेफ्ट अलाइंड। और चौथा ऑप्शन है आपका टेक्स्ट नंबर दोनों राइट अलाइंड। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए, MS एक्सेल में डेटा डिफॉल्ट जो संरेखण होता है वह टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल कितना फ्री स्टोर प्रदान करता है। तो आपके ऑप्शन है 5 GB, 10 GB, 15 GB या 20 GB। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 GB आपका फ्री स्टोरेज दिया जाता है जीमेल की तरफ से। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न को आपको बताना है कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर आपको कल बताया जाएगा। तो आज की वीडियो का करते हैं यहीं पे अंत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।